आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जिले के बयाना उपखंड मुख्यालय से 30 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर गढ़ी बाजना के डांग क्षेत्र का सबसे पिछड़ा हुआ जिला का गांव पटपरीपुरा, जहां पर 40 से अधिक घर बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पानी व सड़क की गांव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि आसपास के इलाके का सबसे शिक्षित गांव माना जाता है, जिसमें से तकरीबन 50 से अधिक सरकारी कर्मचारी भी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि चुनावों के वक्त राजनेता आते हैं, गांव में सड़क व पानी की समस्या को दूर करने के लिए आश्वासन देते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव निकलते हैं उसके बाद कोई हाल भी पूछने नहीं आता। गांव में एकमात्र कुआं है, जिसमें से सिर्फ 2 फीट पानी रह गया है। ग्रामीण सुबह से ही पानी खत्म होने के चलते जल्दी जल्दी अपने अपने घर पानी भरने के लिए होड़ लगा देते हैं। वृद्ध महिलाएं भी कुएं से पानी भरने के लिए मजबूर हैं। कुआं भी गांव से 1 किलोमीटर दूर है, जहां पर महिलाओं को जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार की सारी सुविधाओं से अभी तक वंचित है ये गांव पटपरीपुरा। भैया बड़े बूढ़ी और भैया पानी कुआं में है नहीं, और वोट मांगे में जाता हाँ हूँ कर जाते हैं, और गले बेर प्रशासन से कह दे पानी है नहीं, परेशान है बहुत ज़्यादा। 15-20 साल से भर रहे हैं, भरते भरते बूढ़े है भैया। और अब आमे नहीं पूछते, इनको वोट दे दो और पानी करा देंगे फिर ना भैया भी आंखें तो देखें। 1 किलोमीटर दूरी से पानी ले जाते हैं, और कुआं जब बारिश पड़ती है तो रास्ता बहुत खराब हो जाता है, चला नहीं जाता, उसमें गिरते पड़ते पानी ले जाते कुएं में कबूतर गिर जाते हैं, उसको पानी पीते हैं। खेतों में जो बाजरे भी जाते हैं तो चारों बगल जानवरों की बू हो जाती है। अच्छा, बोलते हैं कि अब हम जीत जाएंगे, हम पानी जरूर कराएंगे, जीत जाते हैं तो फिर पानी नहीं पिलाते किसी के लिए। कितनी बार से चल रहा है सिस्टम? ये है 15-20 साल जो आए और पानी के लिए बोल के। अमर सिंह जाटव नेता। जट्टारी कस्बा में अलीगढ़ पलवल मार्ग पर ट्रांसफार्मर धू कर चलता रहा। बिजली विभाग के कर्मचारी हाथ पर हाथ रखकर खड़े रह गए, क्योंकि विभाग के कर्मचारी अग्नि नियंत्रण सिलेंडरों को लेकर आए तो सिलेंडर टाएं फिश कर गए और बेचारे लाचारों की तरह खड़े रह गए। जब उनसे अग्नि नियंत्रण सिलेंडरों की अंतिम तिथि के बारे में पूछा तो वहां बताने में वे असमर्थ रहे। वहीं हमारे कैमरे ने सिलेंडरों की अंतिम तारीख कैद कर ली। सिलेंडरों पर अंतिम तिथि 2019 थी, जबकि दूसरे सिलेंडर पर कोई तिथि थी ही नहीं, जिसके कारण सिलेंडर चलने में असमर्थ रहे और ट्रांसफार्मर धू कर जलता रहा। लेकिन गनीमत यह रही, इस भयंकर हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रांसफार्मर जलने के बाद लोगों को डर सताने लगा कि पहले से ही लाइट को हर घंटे काट दिया जाता है। अब गर्मी का वक्त है, बिना बिजली के कैसे काम चलेगा? और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों में तत्काल ट्रांसफार्मर बदलने की गुहार लगाई है। सर, क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार। सर, गाँव कौन सा है? जट्टारी। फिर ये क्या घटना हुई थी? ये ट्रांसफार्मर में, बिजली का ट्रांसफार्मर है, इसमें आग लग गई बिजली वालों की लापरवाही से। सर, इसमें बुझाने के लिए वो गैस वगैरह के सिलेंडर वगैरह लाए थे? वो लाए थे आधे घंटे बाद, आधे वो खाली लेके आए। खाली चले ही नहीं है वो? नहीं। NSUI के जिलाध्यक्ष ने छात्रों के हित में आवाज बुलंद करते हुए मंगलायतन विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। NSUI के जिलाध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते पूरा देश परेशान है। उसी को ध्यान में रखते हुए छात्रों के हित में NSUI ने एक मुहिम चलाई है कि बिना परीक्षा के ही छात्रों को पदोन्नत किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार ने सभी शिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक बंद की हैं। वहीं मंगलायतन विश्वविद्यालय द्वारा 20 जुलाई से परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। किस विषय से संबंधित आज ज्ञापन दिया है? जिस तरीके से आज पूरे देश में कोरोना महामारी चरम सीमा पर है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज NSUI द्वारा जो मुहिम दिल्ली से छेड़ी गई है कि किसी भी छात्र की परीक्षाएं ना हो तथा सभी छात्रों को प्रमोट किया जाए, उसी को लेकर आज हमारा आंदोलन मंगलायतन विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार साहब को हमने ज्ञापन पत्र सौंपा। बड़ी मशक्क़त के बाद, बड़ी मेहनतों से उन्होंने ज्ञापन पत्र लिया और हमने उनको अल्टीमेटम दिया है। सबसे बड़ी परिस्थितियाँ जो हैं वो है कि आसाम में आज बाढ़ आई हुई है, वहाँ पर छात्र किस तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम दे पाएंगे। कश्मीर में यहाँ 2G नेटवर्क है, वहाँ कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे। और साथ में ही
सबसे बड़ी बात, ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की सबसे बड़ी समस्या रहती है। क्या वहाँ 4G नेटवर्क आएंगे, वो अपना प्रॉपर एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्या है, इसी संबंध में इनको ज्ञापन पत्र सौंप के अपनी मांग की है। क्या नाम अगर ये हमारी बात, इन्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, अगर नहीं करते हैं तो NSUI उग्र आंदोलन पर बाध्य होगी और यहीं पे धरना प्रदर्शन पर बैठेगी। आपका क्या नाम है? हनी यादव है, मैं NSUI जिलाध्यक्ष हूँ। राजस्थान के भरतपुर जिले में मथुरा गेट थाना अंतर्गत कृष्णा नगर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लोधा नगर रोड पर स्थित मकान नंबर 1/59 की स्थानीय निवासी अनीता जब अपने ससुराल पक्ष के अपने मकान पर पहुंची तो महिला के पति वीरेंद्र सिंह ने महिला को उसकी बेटी से मिलने नहीं दिया और महिला को बेरहमी से मारपीट कर भगा दिया। पीड़ित अपनी आंखों के इलाज के लिए अपने पीहर ओडेल गदगदी रूपवास से अपनी मां के साथ भरतपुर आई थी, जहां डॉक्टर से इलाज करवाने के दौरान उसकी बेटी से मिलने की इच्छा हुई तो अनीता अपनी ससुराल पहुंच गई, लेकिन वहां पीड़िता को ससुराल में बेटी से मिलने नहीं दिया और ससुराल पक्ष के लोगों ने अनीता के साथ बेरहमी से मारपीट की। इससे पहले भी विगत 1 जुलाई 2020 को अनीता के पति वीरेंद्र सिंह ने घरेलू हिंसा के तहत शराब के नशे में अनीता के साथ पहले भी बेरहमी से मारपीट की थी, जिसकी शिकायत अनीता और पीहर पक्ष के लोगों ने रूपवास उपखंड अधिकारी महोदय के यहां दर्ज कराई थी, जिससे रुष्ट होकर पति वीरेंद्र ने बदले की भावना से मौका पाकर अपनी ही पत्नी अनीता को बेरहमी से पीटा, जबकि रूपवास उपखंड अधिकारी महोदय ने पति को पाबंद कर दिया था कि अपनी पत्नी अनीता के साथ आइंदा इस तरह से मारपीट ना करे, लेकिन फिर भी अनीता के पति ने उसे बेरहमी से पीटा। क्या नाम है आपका? सर अनीता। तो क्या परेशानी है आपको, क्या हुआ आपके साथ में, क्या घटना है आपकी? सर 15 साल हो गई शादी को। जी। सर इतनी एज थी नहीं, जानकारी थी नहीं, तो बेटा हुआ मुझे, प्रेग्नेंट हुई सर। उसी टाइम मेरी सास ने और नंद ने कह दिया पीहर से लेके आई है। हस्बैंड ने कुछ भी नहीं कहा उस टाइम सर। उसी टाइम से बस मतलब फ़ोन में भी कोई काम कर लिया तो यार कसम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मतलब घर से बाहर भी नहीं गए, पूरा शरीर डैमेज करके रखा है सर उसने। अभी आए थे 1 तारीख को भी आए थे, उससे पहले भी मेरा भाई भी पीटा था उन लोगों ने, कई सारे थे, मेरा भाई अकेला था सर। उसके बाद में यही लगा लुतरी सासू है मेरी, वो सिखाती रहती है, मेरे भांजे हैं उसको पावर देते हैं। भांजा भी आया था एक बार पीटने के लिए, मेरी छोटी बहन का पेपर था तो उसने, मेरा भाई क्या ड्यूटी करता है, तो उसने कहा फ्रेंड को कि भैया तू पेपर दिला लाना। वाकई में भाई बहुत अच्छा है, तो यार ये इसके पास क्यों गया था, मतलब लगा लुतरी कि तेरी बहन है तो मारने के लिए आए थे, कोई बात नहीं। और पीछे से फिर हस्बैंड ने भी मतलब यही टॉर्चरगिरी की थी, अरे किसी से बोलेगी नहीं, चलो नहीं बोलेंगे। हमारी बहन के यहाँ भी जाना आना बंद कर दिया हमने, वो भी कर दिया, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा ख़त्म होना चाहिए। अब माँ के यहाँ भी नहीं जाएगी, हमने वो भी चलो कर देते, मगर तू अगर हमें खुश रखेगा तो ही बंद कर सकते हैं। जब हमारी पूरा खर्चा हमारी माँ बहन उठा रहे हैं तो सर हमारा इससे रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं। तो इसकी वजह से उसने कहा, मतलब सासू है ना वो हर समय उसको सिखाती रहती है, मेरी ननद भी उसको सिखाती रहती है और भांजे तो उसको लगे ही रहते हैं, कर ले जो भी कुछ करना है सर। अभी मैं आई थी यहाँ पे, घर गई थी मैं, आज आँख दिखाने आई थी। 1 तारीख को मेरी ये आँख तोड़ दी थी उसने, ये ऊपर से नीचे तक सारा सूर्य आया था सर, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। फिर डॉक्टर ने बोला था 8 तारीख को आना, 1 तारीख से 8 तारीख को आना। तो आज मैं आई थी, मैंने मम्मी को बोला था, मैंने मम्मी थोड़ा सा ससुराल चलो आप, मम्मी बोली नहीं मारपीट करेंगे। अरे मैंने कहा नहीं करेंगे, तो मुझे पक्का ये था, मैंने कहा पाबंद करा दिया, आप मुझे मारपीट क्यों करेगा। तो मैं अपना एक छोटा भाई लेके आई थी और मम्मी लेके आई थी साथ में, बाइक से आए थे हम लोग। तो यहाँ पे मैं गई और तो जाते जाते सासू है ना वो चालू हो गई, ऐसे गंदी गंदी गाली, हुई यहाँ तू बसेगी यहाँ पे आके। कोई बात नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा बसेंगे, हमारा घर है यहीं पे रहेंगे। तो बस इतने में हमने 2 सूट रखे थे, अपनी पायल रखी थी बैग में और कुछ भी नहीं रखा था, क्योंकि वो जो हमारे कागज़ थे ना वो उसमें लॉकर में बंद कर दिए, उसने ताला लगा दिया कमरे से। फिर मैं अपनी मम्मी को बोलने गई थी आप जाओ, मुझे जाना नहीं है, यहीं पे रहना है। तो उन्होंने फिर मतलब फिर मैं बैग लेने गई थी, मैंने कहा चलो यही सामान लेके चली जाती। मुझे लगा कि ये लोग मुझे पीटेंगे। जैसे बैग लेने गई तो मेरा क्या है, मतलब उसने पकड़ के हाथ मतलब तोड़ दिया उसने पूरी ताकत से, और ये हाथ यहाँ घुसा मार, मतलब इसमें निशान नहीं मगर अंदरूनी दर्द हो रहा है। तो वहाँ से क्या है, फिर उसने पहले ही पुलिस वालों को बुला लिया था। कोई बात नहीं, पुलिस वाले आ गए थे और पुलिस वालों ने कोई भी मूवमेंट नहीं किया और गंदी गाली और दी थी सर उसने। तो सर
आप देख सकते हो कि सर मतलब कपड़े भी फाड़ दिए हैं आपके? हाँ सर, तो उसकी वजह से सर अब मैंने बचाव किया अपना, तो उसकी भी टी शर्ट फटी। अब एक बात बताओ, इस बंदे का कपड़ा फट सकता है, जब हमारा हाथ सभी का टूट सकता है तो क्या मतलब हमारे कपड़े नहीं फट सकते उस बीच में? कोई बात नहीं। अब हम ऑफिस में गए थे सर, मेरा उन लोगों ने मोबाइल भी चुरा लिया और मैंने कहा था पुलिस वालों को मेरा मोबाइल तो दिला दो, चलो पीट लिया कोई बात नहीं, पर मोबाइल तो दिला दिया। उन्होंने फटाफट मना कर दिया, FIR लेके आओ। मतलब इतना रूडली बिहेवियर कि कोई अगर कमज़ोर होता ना, क्या हम तो 15 साल से झेल रहे हैं, तो हमें क्या है पता है ये कितना गंदा बोलने वाले हैं पुलिस वाले। पहले भी गए थे हमारे घर के पुलिस वाले, तब भी ऐसे मेरे बेटे ने कुछ झूठी गवाही दी थी, अरे मम्मी ने मारा है पापा को। तो सर मैं अगर मारती ना सर कोर्ट कचहरी नहीं जाती। तो ये पुलिस वाले गए थे आपके घर पे? सर गए थे, उन्होंने, मैंने कहा था सर मुझे मेरा मोबाइल तो दिला दो। अरे मोबाइल क्या, चलो वहाँ चलो वहाँ चलो। सर वहाँ से जाने के बाद में मथुरा गेट थाने से पुलिस पहुंची थी आपके पास? जी सर, मथुरा गेट थाने से ही पहुँची थी पुलिस। AMU में भड़काऊ भाषण देने के मामले में डॉक्टर कफील खान पर NSA लगाई गई थी, जिसकी आज सुनवाई होनी तय है। इसी को लेकर AIM के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि डॉक्टर कफील खान के खिलाफ की गई NSA की कार्रवाई को निरस्त किया जाए, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए, जिससे वे कोरोना वायरस को लेकर वह समाज सेवा कर सके। इसी को लेकर पदाधिकारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि AMU में CA को लेकर 15 दिसंबर को हुए बवाल के बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर कफील खान छात्रों के समर्थन में AMU विश्वविद्यालय पहुंचे थे, जब कफील ने विश्वविद्यालय के बाबा सैयद गेट पर आयोजित सभा के दौरान छात्रों को भड़काने का प्रयास किया था। इसी को लेकर सरकार ने उन पर NSA की कार्रवाई की थी। जो ज्ञापन दिया है वो डॉक्टर कफील को लेकर है। ये वो डॉक्टर कफील जो गोरखपुर के अंदर जो एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर जो आपने एक हादसा सुना होगा, बहुत सारे बच्चों की जान चली गई, उसमें इनका एक बहुत अहम रोल था उन लोगों की जान बचाने में, वरना बहुत सारी और जानें जा सकती थी। वो डॉक्टर कफील जो लोगों को जगाने का काम करता है, वो डॉक्टर कफील जो कहीं बाढ़ आ जाए तो वहाँ लोगों की मदद करने पहुँच जाता है, वो डॉक्टर कफील जो हर वक्त देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करता है। हम उसे इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे आए थे कि उसे इंसाफ मिले, उसे जेल से रिहाई मिले, उसके ऊपर जो गलत ढंग से मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि एक डॉक्टर से देश को खतरा कैसे हो सकता है? एक डॉक्टर से देश को खतरा है, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, कहा जा रहा है उस पर कि वो देश के लिए खतरा है। जो बच्चे बचाने का काम कर रहा है, जो बाढ़ के दौरान लोगों की मदद कर रहा है, जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, जो लोगों को उनके राइट्स बता रहा है, तो ये काम गलत तो नहीं है, इससे देश को खतरा तो है नहीं। और एक पढ़ा लिखा इंसान देश के लिए इतना कुछ कर रहा है और आप उसके ऊपर NSA के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। पहले भी डॉक्टर कफील के खिलाफ इस तरीके का हादसा हुआ, जब उन्होंने वहाँ बच्चों की जान बचाने की कोशिश की तो उसकी बहुत सराहना हुई, बहुत सराहना हुई, लेकिन सरकार को ये पचा नहीं। शायद डॉक्टर कफील का नाम एक बहुत बड़ी वजह है जो सरकार के लिए डॉक्टर कफील का नाम नहीं पचा। उसके बाद सरकार ने डॉक्टर कफील के ऊपर मुकदमे लगाए, उसके बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया। 7 महीना जेल काटने के बाद कोर्ट से उनके लिए बाइज्जत बरी हुए, क्लीन चिट मिला, और अब उन पे फिर NSA की कार्रवाई। तो हम चाहते हैं कि ये वापस ले लीजिए। सरकार के कहने में आकर अधिकारी बहुत दिन कलम नहीं चला सकते, क्योंकि सरकारें बदल जाती हैं और हर मामले की एक जांच होती है। और अगर आप देश के ऐसे डॉक्टर्स को ख़त्म कर देंगे, देश से डॉक्टरों पर इस तरीके के इल्ज़ाम आयद करेंगे, तो कोई डॉक्टर बाहर आकर लोगों की मदद करने के लिए नहीं आएगा। तो बस हम चाहते थे कि सरकार जो है उनके लिए रिलीज़ करे, उनके लिए बस बाहर करे। जो अलीगढ़ ब्रांच है उसके द्वारा दिया गया है, और इनके जो पदाधिकारी हैं इरफान लोग, उनके द्वारा ये एक ज्ञापन है जिसमें इनकी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर कफील खान के खिलाफ जो NSA की कार्रवाई की गई है उसको निरस्त किया जाए और उनको तत्काल रिहा किया जाए। तो ये इनका ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है, जो DM अलीगढ़ द्वारा पेश किया है, वो ये नियमानुसार वहाँ पर भिजवा दिया। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।